हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। जब भी कैटायन बनेगा तो उसकी रेडियस उसके पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉल होगी। कैटायन कैसे बनता है? जब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तब कैटायन बनेगा। तो जनरली होता क्या है कि जब भी कैटायन बनेगा तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से कैटायन का साइज स्मॉल हो जाता है। जैसे हमने सोडियम लिया, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही इसके अंदर प्रोटॉन है। इसका एटॉमिक साइज है 186 पिकोमीटर। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल के अंदर 1, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी हमने यहाँ पे सोडियम ही बनाया हुआ है। अब क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा सोडियम से, जब सोडियम प्लस बनेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा एटम में से तो ये पूरा का पूरा जो शेल है ये खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब आयन की रेडियस क्या होगी? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल विच हैव इलेक्ट्रॉन। तो आउटरमोस्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो है सेकंड, तो न्यूक्लियस के सेंटर से सेकंड शेल की डिस्टेंस जो होगी वो सोडियम प्लस की आयनिक रेडियस होगी। इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन रह गए 10 और इसका साइज हो जाता है 95 पिकोमीटर। तो जनरली एक कंप्लीट शेल रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से जो आयनिक साइज है कैटायन का वो कम हो जाता है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। कैटायन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो एक्चुअल चार्ज लगता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सोडियम न्यूट्रल में 11 इलेक्ट्रॉन पे 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सोडियम प्लस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ पुल होंगे। अल्टीमेटली सोडियम प्लस का साइज कम हो जाता है। कितना कम हो जाएगा? 186 पिकोमीटर से घट के रह जाएगा 95 पिकोमीटर। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो मैग्नीशियम 2+ में रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली साइज कम हो जाएगा और मैग्नीशियम 2+ में भी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली लूज हो जाता है। तो जब भी कैटायन बनेगा तो आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली लूज हो जाता है, जिससे कि कैटायन का साइज कम हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। जब भी कोई एनायन बनेगा तो उसका जो साइज होगा वो पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होगा। एनायन कैसे बनता है? जब न्यूट्रल एटम के अंदर एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे हमने लिया क्लोरीन, इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही क्या है? प्रोटॉन। इसका साइज है न्यूट्रल का 99 पिकोमीटर। जब क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हमने एंटर करवा दिया तो ये बन गया Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन कितने रह गए? 17। अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो Cl नेगेटिव के केस में या एनायन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है पर इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली द साइज ऑफ एनायन विल इंक्रीज। क्लोरीन नेगेटिव के केस में 99 पिकोमीटर से बढ़ के कितना हो गया? 181 पिकोमीटर। तो यहाँ पे हमने कुछ एक डाटा दिया हुआ है कैटायन और एनायन की रेडियस का। आप इसको देख सकते हैं कि कैटायन की रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से कम होगी और एनायन की रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस इन ए ग्रुप। एक ग्रुप में टॉप से बॉटम जब हम चलेंगे तो आयनिक रेडियस में किस तरह की वेरिएशन होगी? जब भी हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो आयनिक रेडियस हमेशा इंक्रीज ही करेगी। क्यों? क्योंकि जब एक आयन से हम दूसरे आयन पे आएंगे डाउन द ग्रुप तो एक शेल इंक्रीज कर जाएगा। शेल इंक्रीज करता रहेगा तो आयनिक रेडियस बढ़ती रहेगी। सेम रीजन है जो हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था, बिल्कुल वही है। वेरिएशन ऑफ साइज इन एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में साइज में किस तरह से वेरिएशन होगा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या है? ऐसे आयंस की सीरीज जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स
सेम प्रेजेंट होते हैं। अ सीरीज ऑफ आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। यहाँ पे एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज हमने लिखी हुई है, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इनमें न्यूक्लियर चार्ज कितना है? इसमें नाइट्रोजन में है +7, ऑक्सीजन में +8, फ्लोरीन में +9, +11, +12 एंड +13। और इनकी आयनिक रेडियस कितनी रहेगी? नाइट्रोजन 3 नेगेटिव की है 171 पिकोमीटर, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की 140 पिकोमीटर, फ्लोरीन नेगेटिव की 136 पिकोमीटर, अल्टीमेटली एल्यूमिनियम 3+ की 50 पिकोमीटर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा तो जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगी। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में देयर इज डिक्रीज इन आयनिक रेडियस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब भी हम न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए देनी पड़ रही है उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। जब कोई एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है तो उसकी ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ रही है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और जैसे हमने एक डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 520.3 किलोजूल मोल इनवर्स 1, ब्रिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 899.5 किलोजूल मोल इनवर्स 1। इस तरह से नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है 2080.4 किलोजूल मोल इनवर्स 1। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के यूनिट्स क्या रहेंगे? इसके यूनिट्स किलोजूल मोल इनवर्स 1 और दूसरे यूनिट्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और अनदर है किलो कैलोरी मोल इनवर्स 1। ये डिफरेंट टाइप के इसके यूनिट्स हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 96.49 किलोजूल मोल इनवर्स 1। इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी मोल इनवर्स 1। इसके बीच में रिलेशन है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए हमने एक जनरल रिएक्शन लिया हुआ है जिसमें X जो गैसियस स्टेट में है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो ये कन्वर्ट हो गया X1 पॉजिटिव में। ठीक है। इसके लिए जो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी दैट इज IE1। अब हम X1 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा X2 पॉजिटिव में और इसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम देंगे वो है IE2। तो IE2 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। अगर हम X2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी वो IE3 दैट इज आल्सो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो जब हम सेकंड मोस्ट लूजली या थर्ड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएंगे, बाहर निकालेंगे, तो उस केस में जो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे उसको कहेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको समझना है। ओके, थैंक यू।